जो जी, नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है, जी। युद्ध से हमको ज़्यादा कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा को रशिया के साथ में और यूएस के साथ बिल्कुल। में, दोनों के साथ में हमने रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए हुए हैं और उससे हमारी जो आवाम है, उस पे मेरे ख्याल से फ़ायदा ही हो रहा है। एक रोल बहुत मतलब जब से ये जंग शुरू है तो न्यू दिल्ली के हवाले से मतलब एज़ अ पाकिस्तानी भी एज़ अ जर्नलिस्ट मुझे भी थी, बल्कि है अब भी है। और वेस्टर्न वर्ल्ड को तो लाज़मी सी बात है थी, लेकिन क्या अमेरिका चाहता है कि वाक़ई आप लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है या कोई और, कोई वाक़ई रोल प्ले करे और इस चीज़ को एंड किया जाए? या वो कहते हैं नहीं यार अभी हमने जिस तरह 1980s में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के साथ किया था, तो शायद उस तरह की कोई लंबी जंग छेड़ने का उनका इरादा है जो आपने अभी बताया भी। तो आपको लगता है कि मोदी जी अब थोड़ा-सा उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया, वो ज़्यादा उसमें वो नहीं कर रहे? ठीक है, आप लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मॉस्को के साथ। देखिए फ़खर साहब, यहाँ पर भी हम लोग जैसे जो हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब ने कई बार भी कहा है कि हम अपनी जो फ़ॉरेन पॉलिसी हो, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, उसको देख कर करते हैं। जी, तो अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट में एक डायलॉग शुरू करना है, तो हम करेंगे। अगर बिल्कुल, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। ये तो सबसे पहली चीज़, हमारा फॉरेन पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन आवर नेशनल इंटरेस्ट। राइट, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है या राष्ट्रहित क्या है, उसके ऊपर हम चलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़, एज़ अ पॉलिसी भारत कभी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह कि भाई जाकर बिल्कुल। ज़बरदस्ती जी, जाकर बिल्कुल, दोनों तरफ को मिलाना, वो कभी नहीं बिल्कुल, किया है भारत ने, बिल्कुल कभी सही। नहीं किया। चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे उससे पहले भी हो। बिल्कुल सही, जानबूझ के जाकर भई आप आ जाओ करके, जैसे कई और कंट्रीज़ करते हैं, बट भारत का वो कभी बिल्कुल, स्टैंड रहा ही नहीं है। जब तक कि दोनों लोग बोले कि भाई आप आ जाइए, अब हम बात करना चाहते हैं, तब बात अलग है। और तीसरी चीज़ जो आपने बताई, मैं भी ये मानता हूँ कि ये जो हमारे भी जो प्राइम मिनिस्टर और जो हायर लेवल पे जो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो भी जानते हैं कि ये जो दोनों पक्ष इस युद्ध को अभी हाल जल्दी में समाप्त करने की कोई चांस ही नहीं है। तो अगर जब जब युद्ध का समाप्त होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा एज़ ऑफ नाउ, जैसे हम आज ओके, जो बात कर रहे हैं, कल को क्या जी, होगा हमें नहीं पता। लेकिन आज की तारीख में ये दोनों पक्ष में कोई भी 1% भी चांस नहीं नज़र आ रहा है कि इनका युद्ध समाप्त हो। तो मेरे ख्याल से भारत अपने आप एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश शायद नहीं करेगा। और जहाँ तक हमारा फोर्थ जो मैं अपना जो पहला पॉइंट, जो जी, नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है, जी, युद्ध से हमको ज़्यादा कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा को रशिया के साथ में और यूएस के साथ बिल्कुल। में, दोनों के साथ में हमने रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए हुए हैं और उससे हमारी जो आवाम है, उस पे मेरे ख्याल से फ़ायदा ही हो रहा है। ओके। अच्छा गन साहब एक चीज़ और है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूरोप का। हमने इस साल देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स इंक्लूडिंग यूके हमने देखा कि जी वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस को नज़र आई। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ पे भी हालत और जो बाइडेन ने कहा भी कि इस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो यूक्रेन वॉर की वजह से है। तो अगर एक तरफ तो ठीक है उनका वेपन बिक रहा है, लेकिन यूरोप तो ज़्यादा मेरे ख़्याल इफ़ेक्टिव्स में आता है। अब तो ख़ैर ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन ऑयल हिंदुस्तान में आता है तो वो रिफ़ाइन करता है हुँ, और उसको यूरोप में मेड भी। इन इंडिया के मतलब जो है हाँ, उसके नाम से वो दोबारा वो जी, खरीद लेते हैं। तो शायद हुँ। अब उनका वो मसला हल हो गया, हो सकता है कोई थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिला हो, लेकिन फिर भी नुकसान सबसे ज़्यादा तो उनका मुझे नज़र आया, शायद यूएस का वो उस तरह का नुकसान नहीं, वहाँ इन्फ्लेशन की सूरत में या फिर जो अवाम का गुस्सा है वहाँ पर यूएस नेशनल लोगों का, तो वो हुआ होगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लॉस उनको हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फ़खर साहब कि जो सबसे ज़्यादा लॉस अगर देखा जाए, तो यूरोपियन कंट्रीज़ को ही हुआ है। 2 तरीके से हुआ है। एक तो उनकी जो एनर्जी क्राइसिस है, वो ज़्यादा हाँ, बढ़ गया है, या क्योंकि वो डायरेक्टली रशिया से कम दाम पे एनर्जी लेते थे। अब उनको वो ज़बरदस्ती बिल्कुल, बंद करना पड़ा। कई सारे जैसे जर्मनी है, वो बंद नहीं करना चाह रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर आया कि भाई आप करो, तब जाके हुआ है। और कहीं न कहीं मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन का भी एक प्लान ये भी है कि किसी तरह से वेस्ट को जो एक अभी जो जिस तरह से यूनिटी है, जिस तरह से एक दिखा रहे हैं कम से कम, उसके अंदर एक अगर डिवीज़न पैदा करें, तब ये व युद्ध शायद बंद भी हो सकता है। क्योंकि अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब युद्ध स्टार्ट हुआ, तो जर्मनी ने वेपन्स देने से मना कर दिया था। जर्मनी ने बोला भाई हाँ, हम तो तेल लेंगे, लेकिन बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो अगेंस्ट थे वो यूके था। यूके तो बोल रहे थे नहीं, हाँ, हम तो सैंक्शन लगाएँगे, हम वेपन्स भी देंगे, हम खुद जाकर लड़ेंगे, ये सब चीज़ें। अब जैसे इटली में जो एक प्राइम मिनिस्टर आया, जो मेलोनी है, वो राइट विंग है टोटली। हाँ, तो बिल्कुल, उनका क्या है, उनका रशिया के साथ में रिलेशंस हैं।
तो वो मतलब उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल रशिया के, तो उनका इतना ज्यादा एंटी रशिया स्टैंड वो लेना नहीं चाहते। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से जो कई सारे देश ऐसे हैं यूरोप में जो एक्चुअल में इतना सख्त रशिया के साथ इस तरह के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते, बट इतना प्रेशर उनको, जो पीयर प्रेशर बोल लो या यूएस का प्रेशर बोल लो, जी उसकी वजह से उनको उठाने की जरूरत पड़ रही है। उससे उनका नुकसान हुआ है, उनको एनर्जी क्राइसिस के बारे में नुकसान हुआ। दूसरी चीज, उनको जिस तरह से ये वेपन्स दे रहे हैं, मान लीजिए टैंक्स दे रहे हो चाहे बिल्कुल मिसाइल्स दे रहे हो, तो उससे कहीं ना कहीं उनको उनका भी तो खर्च तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो उनके ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन उनको खरीदने वाले, उनके पास तो पैसे नहीं है। अब वो यूएस भी नहीं है, जैसे डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी बोला था भाई एवरीबडी हैज बिल्कुल टू पे, तो उनको वो या भी पे करने की जरूरत पड़ रही है। तीसरी चीज, जी ये युद्ध की वजह से उनको खुद का अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ाने की जरूरत पड़ी। जैसे जर्मनी का बिल्कुल देख लीजिए, पूरा टोटल बिल्कुल उनकी जो डिफेंस पॉलिसी है उसको ही चेंज करना पड़ा था, या परसेंटेज जो जीडीपी थे बिल्कुल उसको बढ़ा दिया उन्होंने। तो इस तरह से अगर आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा अगर क्राइसिस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यूरोपियन यूनियन को है। और मेरे ख्याल से यूएस को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, उनको इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ा क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठीक है, वो अपना मैनेज कर रहे हैं, चाइना भी अपनी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, भारत बिल्कुल और वो है अपनी, बट सबसे ज्यादा क्राइसिस क्योंकि ऑलरेडी वो डाउन थे, और बिल्कुल बिल्कुल पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी डाउन थे, उसके ऊपर से युद्ध की वजह से और ज्यादा है। और ऊपर से जितने लोग गए हैं इमिग्रेंट्स और वो सब जा रहे हैं, तो उसका अलग से उनका प्रॉब्लम है। तो सबसे ज्यादा ओके प्रॉब्लम तो यूरोप से ही है, यूरोप में ही है। और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में अगर ये फ्रिक्शन यूरोप के जो कंट्रीज में होते हैं, मान लीजिए कोई चेंज हो गया, कोई और नया गवर्नमेंट आ गया वहां पर किसी कंट्री में, तो जी मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें बदल सकते हैं। ये यूनिटी अगर नहीं रहेगी तो ये युद्ध को वेस्ट और नाटो लंबे तक नहीं खींच पाएंगे फिर। अच्छा, बस एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहूँगा कि जिस तरीके से 1979 या 1980 में सोवियत यूनियन को तोड़ा गया था यूएस की तरफ से अफ़गानिस्तान के रास्ते, तो इस तरह की कुछ चीज़ आपको नज़र आती है या ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली उनको नुकसान हो जाए, उनकी इकोनॉमी को नुकसान हो जाए, लेकिन बाकी स्टेबिलिटी उनकी उसी तरीके से रहेगी रशिया की? हम रूल आउट नहीं कर सकते फगर साहब, ओके, क्योंकि यूएस की क्योंकि हमें पता है कि जब ये शुरुआत हुई तो अकेला प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही थे जिन्होंने बोला था कि रशिया युद्ध करेंगे, और किसी ने नहीं बोला था। तो और आज की हुँ, तारीख में मानता हूं कि अगर यूएस चाहे तो ये युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि अगर उनकी तरफ से स्टेटमेंट आए कि ठीक, चलो ठीक है यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, इस स्टेटमेंट से ही मेरे ख्याल से रशिया को काफी प्रेशर आएगा और वो कर सकते। तो मेरे ख्याल से आपने जो कहा कि उसको जिस तरह से सोवियत यूनियन को तोड़ा गया था, जी, तो वेल इट कुड बी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी उस उनको हुँ, रशिया को करने के लिए हम रूल आउट नहीं कर सकते। बट हम ओके, आज की तारीख में कोई हमारे पास प्रूफ ऐसा नहीं है, लेकिन आज से 5-10 साल के बाद जब एनालिसिस करेंगे तो हो सकता हुँ, है वन ऑफ द रीजंस ये भी है। बिल्कुल